हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी प्रीलिम्स के साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। 2024 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। और ये सारे जितना भी क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन करूँगा इजी वे में, और सारे ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करूँगा। और जाके आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिले, कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें हेल्प मिले। तो इसमें मैंने क्लास 9 to 10 का एक्सप्लेनेशन भी कर रखा हूँ साइंस का, वो भी स्टार्ट करूँ और बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में कौन से लॉज को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, तो कौन कौन से लॉज को सबसे पहले समझते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन साहब ने क्या बताया। सबसे पहले बताया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है। एटम क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का। एटम कभी भी इनडिविजिबल नहीं होता, कभी भी टूट नहीं सकता है। ये डाल्टन साहब ने अपने टाइम में बताया था। उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ाऊँगा इसका चैप्टर उसमें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले उसके बाद इसने क्या बोला था, सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं। सेम एलिमेंट के एटम सेम होते हैं, ये बोला गया था। एटम फिक्स रेशियो में होगा तभी जाके वो एक कंपाउंड बनाएगा। जैसे अगर हाइड्रोजन है H2O ये वाटर है। वाटर अगर फिक्स रेशियो में है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर फिक्स रेशियो में, तभी जाके ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा। 1:8 के रेशियो में रहेगा तभी जाके ये वाटर बनेगा, ये बताया था उन्होंने। और इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, सबसे पहला ऑप्शन देखता हूँ इसमें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है यहाँ पे क्या चीज़, ये जो केमिकल रिएक्शन होता है इसमें मास न तो बनाया जा सकता है न बर्बाद किया जा सकता है। ये क्यों पॉसिबल हो सका उस टाइम में, क्योंकि एटम अनडिविजिबल था, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल था। कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है, ये बोल रहा है कि इस लॉ में आता है हर कंपाउंड में जो एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। जैसे अगर वाटर, ये कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट क्या फिक्स प्रोपोर्शन में होगा। ये किसने बोला था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के इस पे लॉज पे आया था। तीसरा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये इसके बाद समझाता हूँ। चलो इसको समझ। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये डाल्टन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं किया कर पाई थी, क्यों कि बाद में पता चला कि एटम्स ब्रेक होता है, एटम टूटता भी है। एटम किस में टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसमें टूटता है। इसलिए इसे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसलिए इसका जो ये तो गलत हो जाएगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, डाल्टन ने इस थ्योरी में क्या दिया था, इस थ्योरी में एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनका मास सिंपल होल नंबर में आएगा। जैसे अगर एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा, कोई भी कंपाउंड बनाएगा, उसका जो मासेस होगा वो किस में आएगा, होल नंबर होगा। जैसे CO1 है तो यहाँ पर होल नंबर आ जाएगा। CO2 यहाँ पे भी एक से ज़्यादा बन रहा है तो O2 बन रहा है तो ये एक होल नंबर, ये फ्रैक्शन में ही आएगा। मतलब ये भी सही है, सेकेंड वाला भी सही है, एंड फोर्थ वाला भी सही है। थर्ड ये नहीं सही है, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन आ रहा है कि थर्ड किस में नहीं है, सी ऑप्शन में थर्ड नहीं है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड बाय इन द स्टमक। स्टमक से कौन सा एसिड सिक्रेट होता है, सभी को मालूम है HCl सिक्रेट होता है। बट HCl जो सिक्रेट हो रहा है वहाँ पे, वो कौन सा सेल से हो रहा है, कहाँ से। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। उसके अंदर क्या चीज़, तो कौन सा सेल होगा, उसके अंदर जो सेल होता है पेराइटल सेल होता है, पेराइटल सेल होगा। और पेराइटल सेल से HCl निकलता है, ये HCl डाइजेशन में हेल्प करता है। HCl ज़्यादा निकल गया तो एसिडिटी हो जाती है, तो ये याद रखना। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में क्या होता है, HCl प्लस पेप्सिन होती है। पेप्सिन का जो फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन डाइजेशन करेगा। और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहला ए ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम कर रहा है, ए में सल्फ्यूरिक एसिड यूसेज किधर है, ए का यूसेज, इससे H2SO4 बोला जाएगा। काफ़ी टफ अच्छा एसिड होता है। और इसका जो यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये फर्टिलाइज़र बैटरीज़ में यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र एंड बैटरीज़ में यूज़ होता है, बैटरीज और फर्टिलाइज़र ETC फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। बी ऑप्शन में क्या, नाइट्रिक एसिड, HNO3, ये भी किस में यूज़ होगा, ये एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ होगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र में भी यूज़ होता है। गोल्ड सिल्वर क्लीनिंग में भी यूज़ होता है, गोल्ड सिल्वर क्लीनिंग में भी यूज़ किया जाएगा इसको। उसके बाद क्या है, फास्फोरिक एसिड क्या किस में यूज़ किया जाता है, फास्फोरिक एसिड सी नंबर में सॉफ्ट ड्रिंक में, जो भी आप लोग पीते हैं, स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा एसिड यूज़ होता है, फास्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है H3PO4,
ये वीक एसिड होगा। किसके कंपेयर में वीक एसिड होगा? HCl एंड H2SO4 के कंपैरिजन में ये वीक एसिड होगा। ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। ये यूज़ कहाँ हो जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ होता है। और ये तो बता दें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक ग्लैंड से पैरेटल सेल में होता है, सेल से रिलीज होता है HCl और गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl पेप्सिन, तो पेप्सिन में क्या काम करता है? वो प्रोटीन डाइजेशन करता है। इसका ऑप्शन डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है? द मीटर दैट इज़ यूज मेजर डिस्टेंस। सिंपल बोला गया, वाहन द्वारा तय की दूरी मापने के लिए क्या चीज़ यूज़ होता है? क्या मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? सिंपल है, ओडोमीटर या स्पीडोमीटर, इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले बताएं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या होता है? ओडोमीटर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? दूरी मापने के लिए क्या यूज़ होगा? डिस्टेंस मापने के लिए क्या यूज़ होगा? यहाँ पे ओडोमीटर यूज़ होगा। स्पीड मेज़र करने के लिए क्या यूज़ होता है? स्पीड मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर। मीटर करंट मेज़र करने के लिए, करंट मेज़र के लिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट एम्पियर होगा। इसका स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का मीटर होगा। और क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर कब यूज़ किया जाता है? जब टाइम मेज़र करता है। क्रोनोमीटर टाइम मेज़र करता है। नेविगेशन हो गया, नेविगेशन टाइम मेज़र करता है। नेविगेशन जैसे मैप में हो गया नेविगेशन, वो यूज़ करने में कौन सा यूज़ होता है? इसमें वो क्रोनोमीटर यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले इसका जो हीट ट्रांसफ़र डज नॉट रिक्वायर मीडियम, किसको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो सन से रेज आता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसे कोई भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगा, वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगा। इसका जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन, अगर कोई भी लाइट रेज कोई भी ऑब्जेक्ट पे आके टकराता है, ये उसी बाउंस बैक हो जाता है उसी मीडियम में, उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। रिफ्लेक्शन से इससे कोई लेना देना नहीं हीट का। कंडक्शन किसको बोलेंगे? जो भी ऑब्जेक्ट किसी तीसरी गर्म ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ जाए, वहाँ पे जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन होता है। ये अक्सर कंडक्शन किस में होगा? सॉलिड में होगा। कन्वेक्शन गैस एंड लिक्विड में होगा। हमेशा जो एक दूसरे ट्रैवल करता है वो कन्वेक्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी। विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। बोला गया आपको इसमें लावा के ठंडा होने होकर ठोस बनने से कौन सी चट्टान बनती है? कौन सी चट्टान बनती है आप बताएंगे? आप सोचो कौन सी चट्टान बनेगी? जब लावा क्या होता है? सब जब मैग्मा या लावा ठंडा होकर सॉलिड बन जाएगा तो वो इग्नियस रॉक कहलाएगा। जैसे मैग्मा एंड लावा ठंडा होकर एक सॉलिड बन जाएगा तो वो क्या होगा? वो इग्नियस रॉक कहलाएगा। तो यही बोला गया है कि लावा ठंडा होकर कौन सा ठोस बनता है। अगर ये सोचो, यहाँ पे ये एक माउंटेन है, यहाँ से क्या हो गया? जो अंदर है, अर्थ के अंदर है मटेरियल है, उसको यहाँ पे मैग्मा कहलाएगा। यहाँ से हीट निकला और इस पे आ जाए, सरफेस पे आ जाए, इसको क्या बोला जाएगा? लावा बोला जाएगा। इसलिए इग्नियस रॉक इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक, जो कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हो या कोई कुछ भी हो, धीरे धीरे एक परत पे जाके जमता जाए, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। क्रिस्टल, ये एक शेप का स्ट्रक्चर होता है, वो क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल शेप का फॉर्म करता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक एग्जिस्टिंग रॉक पे हीट और प्रेशर लगने से, वो जैसे हीट और प्रेशर लगने से ये कौन सा रॉक बनता है? इस पे हीट एग्जिस्टिंग रॉक पे हीट एंड प्रेशर लगने से कौन सा क्या बनता है? ये मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। इस जैसे मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, मार्बल स्लेट, ये एग्जाम्पल है। तो इसका ये इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैग्मा किसको बोलेंगे? जो ज़मीन के अंदर जो हीट होता है उसको मैग्मा, जो बाहर आके जो ठंडा हो जाए उसको लावा बोला जाएगा। ये ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन ऑफ द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के लिए सुटेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? मतलब ये क्या बोला? कोई गैस पार्टिकल्स है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। इसको लिक्विफिकेशन बोलेंगे। तो इससे लिक्विड में गैस कोई पार्टिकल्स है जो काफ़ी डिस्टेंस, इसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? प्लीज़ सोचिए क्या करना चाहिए। इसके क्या हो क्या सकता है? तो सबसे पहले इसका टेम्परेचर कम करेंगे, सिंपल बात है।
टेम्परेचर कम करेंगे, उसके बाद इस पर हाई प्रेशर लगाएंगे, टेम्परेचर कम करेंगे और हाई प्रेशर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट। जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रखा होता है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो उसके अंदर भी हाई प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है। तो इसमें देखें लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो ऑप्शन इज द गैसों के द्रवीकरण के लिए अवस्था कौन सी है, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कम तापमान उच्च, लो टेम्परेचर ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो इसमें कोई ऑप्शन ए ही बचा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब चलें, विच कंपोनेंट फर्टिलाइज़र इज़ यूज फॉर द स्टिमुलेटिंग अर्ली, तो बोला गया कि यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, जब प्लांट जर्मिनेट होने के बाद प्रोत्साहित मतलब उससे अर्ली ग्रोथ पर्पस देना हो, तो उसमें कौन सा काम करता है, कौन काम करता है, पोटेशियम काम कर रहा है, नाइट्रोजन काम कर रहा है, ऑक्सीजन काम कर रहा है, फास्फोरस काम कर रहा है, सभी एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझते हैं इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। पोटेशियम, पोटेशियम का फंक्शन क्या है, सबसे पहले पोटेशियम जो प्लांट को डिजीज़ रेसिस्टेंट देता है, क्या देता है, प्लांट को, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लांट को डिजीज़ रेसिस्टेंट देता है, रेसिस्टेंट मतलब प्लांट को कोई डिजीज़ होने वाला उससे बचाता है, कौन बचाता है, पोटेशियम बचाता है उसका। तो ये क्या करेगा, दूसरा ऑप्शन इसका, वाटर को बैलेंस करेगा, प्लांट के अंदर बैलेंस करेगा। तीसरा क्या कर सकता है ये जो तीसरा करते हैं, फ्रूट के क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, जो भी फ्रूट होगा क्वालिटी, फ्रूट की क्वालिटी को, क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव ऑफ क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फ्रूट की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, ये पोटेशियम का काम है। अगर ये कम हो जाए पोटेशियम तो क्या हो जाएगा, ये प्लांट डिजीज रेसिस्टेंट कम कर देगा, मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसका नाइट्रोजन तो सभी को मालूम है, ये किस में काम करता है, नाइट्रोजन लीफ की ग्रोथ में काम करता है, ग्रोथ ऑफ लीफ करता है, ग्रोथ ऑफ लीफ किस लिए, क्योंकि ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। और क्या करेगा ये इसमें, जैसे फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें क्लोरोफिल फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन ग्रीन कलर मेंटेन करता है, मेंटेन ऑफ ग्रीन कलर। तो अगर ये एब्सेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, येलो कलर लीफ हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन तो येलो कलर हो जाएगा। ऑक्सीजन रिस्पिरेशन में यूज़ करते हैं सिंपल। फास्फोरस ये है कि यही ऑक्सीजन, इसी जो फास्फोरस है ये प्लांट के रोल में अर्ली ग्रोथ स्टेज को प्रमोट करता है। फास्फोरस अर्ली ग्रोथ क्या करेगा, ये अर्ली ग्रोथ स्टेज है, ये अर्ली ग्रोथ स्टेज में ये प्रमोट करता है। ये स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम बनाने में, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम बनाता है, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम बनाता है। सीड जर्मिनेट और अर्ली प्लांट डेवलपमेंट करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये सारी चीज़ का मतलब, ये मुझे पूछा गया कि अर्ली ग्रोथ स्टेज विच कंपोनेंट फर्टिलाइजर यूज द स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए कौन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब सोचें इसमें फास्फोरस की कमी हो जाए तो कौन सा डिजीज़ हो जाएगा, इससे तो अर्ली ग्रोथ स्टेज नहीं हो पाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगा। अगर ये कम होगा फास्फोरस डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेफिशिएंसी हो गया फास्फोरस तो स्टंटेड ग्रोथ हो गया, प्लांट छोटा रह जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following are constitute of the soda acid and fire extinguisher? सोडा एसिड एंड फायर एक्सटिंग्विशन, सोडा एसिड फायर एक पुराना कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट है, जिससे फायर गैस कम किया जाता है। इससे CO2 सप्लाई करके जो भी आग बुझाना होता है उसमें काम आता है। इसमें सोडा किसको सिंपल समझे, सोडा क्या होता है, सोडा का जो फार्मूला होता है क्या होता है, और एसिड क्या होगा। सोडा जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। अगर मैं H2SO4 से रिएक्ट करवाऊँ H2SO4 से, तो इससे जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2,
अब CO2 यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। अगर सोचे कहीं आग लगा हुआ है, अगर ये NaCO3 वहाँ पे दे रहा हूँ तो उसके ऊपर जो अगर आग लगा हुआ है इसके ऊपर CO2 आ जाए तो ये ब्लैंकेट कर देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इससे मिलेगा नहीं आपको, तो इसलिए आग बुझ जाएगी। इसमें देखें इसमें का ऑप्शन क्या है, कंसनट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट तो होता नहीं, अब सोडा दे रखा है तो सोडा ही देना। डाई सल्फ्यूरिक एसिड तो सब में है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट नहीं होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया आपको? अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डिजीज इज कॉल्ड स्प्लेनिक फीवर? स्प्लेनिक फीवर टाइफाइड, सिंपल वाटर बोर्न डिजीज होती है जो किससे होते हैं, सल्मोनेला टाइफी से। सल्मोनेला टाइफी ये किससे ये कौन सा वाटर बोर्न डिजीज है? एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स से स्प्लेनिक डिजीज होती है। कौन सा डिजीज होता है? स्प्लेनिक डिजीज। इसी का नाम, ये बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल डिजीज, इसी को कौन से बैक्टीरिया से? बेसिलस एंथ्रासियस, बेसिलस एंथ्रासियस से होता है, जो कहाँ जाके अटैक करता है? स्प्लीन पे जाके अटैक करता है, जो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबी से अटैक करेगा। स्प्लीन को क्या बोला जाएगा? ग्रेवयार्ड ऑफ यार्ड ऑफ आरबीसी। 120 डेज के बाद स्प्लीन में जाके वो ब्लड मर जाता है, इसलिए कब्रिस्तान बोला जाएगा स्प्लीन को। और कोलेरिया, कोलेरिया किससे होती है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज, विब्रियो कोलेरिया से होता है। किससे होता है? विब्रियो कोलेरिया। कोलेरिया क्या स्पेलिंग? COLER, कोलेरिया। विब्रियो कोलेरिया से होता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज़ यूज गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एक? बोला कि शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस गन को यूज़ किया जाएगा? आप बताएं, शरीर में अगर किसी को पेन है तो क्या चीज़ यूज़ किया जाए? इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल। अब देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, सबसे पहले यही समझते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन ये फिजियोथेरेपी यूज़ करता है, किसमें? थेरेपी जब होता है किसी का, जो थेरेपी होता है इसे यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ये बॉडी टिश्यू में डीप हीट क्या करेगा? ये डीप हीट प्रोसेस करता है, ये डीप हीट प्रोसेस करता है, अंदर जाता है, तो इससे क्या क्या हुआ? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। इंफ्रारेड से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और क्या होगा? मसल स्टिफनेस कम हो जाता है, मसल्स पेन कम हो जाता है, जॉइंट पेन बॉडी का एक कम हो जाता है। तो कौन सा यूज़ होगा? गेट रिलीफ फ्रॉम द बॉडी एक, ये हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है। विजिबल से ओनली देख सकता हूँ, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। इसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टेल्स? फर्श की टाइलें बनाने के प्रयुक्त मेलामाइन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण हो सकता है ये? आप मुझे बताएं किसका उदाहरण हो सकता है इसमें। सबसे पहले इसमें क्या मेलामाइन, मेलामाइन होता है क्या है वो तो मुझे समझना। मेलामाइन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? मेलामाइन। मेलामाइन किसका एग्जाम्पल है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल ऑफ, प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। क्या होता है मेलामाइन? ये जैसे इसका यूज़ मेनली फ्लोर टेल्स बनाने के लिए, लेमिनेट करवाने के लिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हीट लगाने के बाद परमानेंटली हार्ड हो जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? हीट देने के बाद, अगर आपने हीट दिया, हीट देने के बाद ये क्या हो जाएगा? काफ़ी हार्ड हो जाएगा, दोबारा ये फिर से पिघलेगा नहीं, इसलिए ये दोबारा ये पिघलेगा नहीं, तो इसलिए ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाएगा। अब चलते हैं इसका पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या होगा इसका? पॉलीथीन का यूज़ प्लास्टिक बैग हो गया, ये सब एग्जांपल हो जाएगा। प्लास्टिक बैग, बोतल हो गया, पैकेजिंग, ये थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक है। ये सब किसका एग्जांपल है? थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल है। इसके बाद हीट देने पे ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये हीट देने पे मेल्ट नहीं होगा। सेकेंड आ जाए थर्मोप्लास्टिक, ये हीट से सॉफ्ट हो जाता है, ये भी नहीं होगा, हीट से सॉफ्ट हो जाएगा ये, तो थर्मोप्लास्टिक भी नहीं हो पाएगा। रीयूजेबल हो सकता है ये। पीवीसी में क्या हो जाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी फुल फॉर्म इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इससे क्या बनेगा? पाइप बनता है, पाइप से बनता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनता है। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनेगा, इंसुलेशन बनेगा। और
क्या बनेगा, फ्लोरिंग सम टाइप ऑफ, ये पीवीसी, ये भी इस थर्मोप्लास्टिक से बनता है। ये मेलामीन जैसा थर्मोसेटिंग बिहेवियर नहीं होता है। इसका तो एग्जांपल लास्ट डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।